बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। जहाँ पर मुज़ाकरात को लेकर मैं और मुझे से बहुत सारे पाकिस्तानी पॉजिटिव हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, वहीं आज फिर से लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई रेड फ्लैग दिखा दिया है। कहा कि जनाब जुडिशल कमीशन नहीं बनने जा रहा, काफ़ी सारे सोर्सेज से ये कोट हुआ है। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब भी कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। ये हो क्या रहा है? और इसमें एक और फैक्टर जो रिसेंटली अल-कादिर में 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब को सजा हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एजिटेट नहीं किया उस तरह जिस तरह माजी में सजाओं पर करती रही है। कहीं पर आपको मुल्क एहतजाज नजर नहीं आया, कहीं पर आपको तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की सख्त टोन नजर नहीं आई, कहीं पर ये वो पेशावर में हुई मुलाकात का असर तो नहीं है कि चीजों को थोड़ा थोड़ा रिट्रीट के थोड़ा थोड़ा पीछे आती जाए। सेकेंडली, जुडिशियल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की बदकिस्मती से पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा हिस्सा रही है जुडिशियल पॉलिटिक्स। आज सुप्रीम कोर्ट में भी 26वीं यानी तरमीम के बाद मुझे से लोग ये समझते थे कि शायद अब ऑल इज वेल फॉर द गवर्नमेंट, और हमने देखा भी पिछले कई महीनों से ऑल इज वेल व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट। अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड, उस केस को लेकर बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं। आम पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल पूछते दिखाई देते हैं। एक वो रिसेंट जो एक जजमेंट साइट हुई है, उस जजमेंट के अंदर जो मुआहदे का जिक्र किया गया एनसीए और अली रियाज मलिक साहब के, इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? फवाद साहब, बिफोर इट के मैं मुज़ाकरात और बाकी करंट हैपनिंग की जानिब आऊं, मैं समझना चाहूंगा कि अल-कादिर ट्रस्ट को लेकर 190 मिलियन पाउंड केस को लेकर सर जो एनसीए और अली रियाज साहब का एक मुआहदा रिसेंटली एक जजमेंट में कोर्ट हुआ और बड़ी पाकिस्तान के अंदर अंडर डिस्कशन है, जब ये काबीना में मामला आया था तो आपको ये पता था कि अल-कादिर ट्रस्ट को लेकर, अल-कादिर ट्रस्ट से पहले जमीन तो पहले के आपके मामला चल रहे थे, तो ये पहले से मुआहदा एनसीए और अली रियाज साहब का हो चुका है 190 मिलियन पाउंड वाला? देखिए, जो मलक रियाज साहब का या जो अल-कादिर का या 190 मिलियन डॉलर का मामले का काबीना से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। काबीना का जो ताल्लुक है वो सिर्फ ये था कि जब आप कॉन्फिडेंशियलिटी जो क्लॉज है जो एनसीए मांग रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये प्रोसीडिंग्स खत्म करें तो उसके लिए ये एक जो तय किया था उन्होंने मलक साहब और एनसीए ने कि हमारे जो मामला हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए। और उसके लिए हमने अप्रूवल ये देनी थी कि जो एनसीए और एआरयू वगैरह की कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और यही इसीलिए हमने ये बात कही है, खान साहब ने भी ये बात कही है कि अगर आप समझते हैं कि वो फैसला गलत था तो सिंपल बात है, आप कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज खत्म कर दीजिए। उसका कॉन्सिक्वेंस फिर ये होगा कि मलक साहब कहेंगे कि मेरे पैसे वापस कर दें और आप जाके इंग्लैंड में केस लड़ लें कि उनका जो मामला है वो पैसे तो पाकिस्तान के हैं और मलक साहब के नहीं है, और क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं वो आप साबित कर दें अगले 8, 10, 15 सालों में, तो उसके बाद जो है वो आप अपने पैसे इधर रख लें। सिंपल बात तो ये है। सर, ये कहानी तो स्टार्ट हुई हसन नवाज साहब से, और आपकी गवर्नमेंट ने लिखने से पहले एआरयू की कॉरेस्पॉन्डेंस से पहले सारा वन हाइड पार्क और मामला अंडर डिस्कशन तो आ चुका हुआ था ना, ये इंग्लैंड में आ चुका हुआ था। एआरयू भी लेटर जो है उनके साथ कर रहा था। देखें, मसला सिर्फ एक है, प्रैक्टिकल बात है जी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आ रहे थे। क्वेश्चन ये था कि 190 मिलियन पाउंड आ रहे हैं, ये ले लें या हम वहां पे जाके लंदन में केस कर लें जो 5 साल चलता है, 7 साल चलता है, 10 साल चलता है। तो जो ओवरवेलमिंग इशू था वो यही था कि जी पैसे आ रहे हैं तो ले लें। हमें पाकिस्तान में आपको पता है हमेशा डॉलर होते ही कम है, हमारे पास उस वक्त भी कम थे, अब भी कम है। तो वो आपने 190 मिलियन पाउंड ले लिए और आपने पका पाकिस्तान पैसे तो आए, वरना तो आते ही कोई नहीं, आपको पता। सर, 26वीं यानी तरमीम पे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आज की हैपनिंग पे आते हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि 26th अमेंडमेंट के बाद ऑल कॉर्नर डक कवर्ड, गवर्नमेंट बड़े सुकून से बैठी हुई है कि जो जो करना था कर लिया, लेकिन आज फिर से एक दफा अनरेस्ट दिखाई दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रिमार्क्स जजेस के, मंसूर अली शाह साहब के, आयशा मलिक साहिबा के रिमार्क्स से बज़ाहिर लग रहा है कि अनरेस्ट है, और वो जो 26वीं यानी तरमीम की जिस तरह से चीजें लेआउट की गई थी वैसे नहीं चल रही। एक दफा फिर से जुडिशियल पॉलिटिक्स का आगाज हो गया सर सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, अनरेस्ट तो होना ही होना है, और ये जो तरमीम है इसके नतीजे में जब आप सुप्रीम कोर्ट को रिड्यूस कर देंगे चीफ जस्टिस साहब को और बाकी जजों को कि वो सिर्फ जाके गुसल खानों के नलके ठीक करवा लिया करें, पार्किंग ठीक करवा लिया करें, तो ज्यादातर जज जो हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए तो नहीं बनते, सारे फायज ईसा तो नहीं है।
और या सारे ये जो बाकी बैठे हुए हैं इन जैसे तो नहीं है ना। लोगों ने मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, आयशा मलिक को प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। ये लोग तो वैसे ही आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्राइवेट जजी नहीं करेंगे तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से जजी से ज्यादा पैसे बनाएंगे। तो ये लोग तो अपनी इज्जत और ऑनर के लिए करते हैं। तो जो भी ऑनरेबल आदमी हो वो इस सिस्टम में आप बताएं ना कि कैसे काम करेगा। तो इसलिए ये जो एक अनरेस्ट है ये तो होना ही होना था। और इसमें और ये आगे बढ़ेगा और क्योंकि बड़े और जजेस जो है हल इसका सिंपल है। आपको फुल कोर्ट बुलानी चाहिए। 26th अमेंडमेंट जो है उसको एक दफा जजेस सारे देखें और उसका फैसला सर वो करें। केस उसके बाद लगेगा ही तो तब आगे मामला चलेंगे। 26 यानी तक इनका केस लग ही नहीं रहा। हाँ नहीं वो फुल कोर्ट में नहीं लग रहा ना। जी, आईनी बेंच में तो लगा भी देंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। एट द सेम टाइम सर जुडिशियल ऑर्डर से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बड़ा हो गया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नजर में बड़ा हो गया। पता नहीं जुडिशरी जा किस ट्रैक पे रही है, आपको समझ आ रही? नहीं वो तो अदारे तो तबाही हो रहे हैं ना पाकिस्तान में। और इस वक्त हालत ये है कि आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ना कोई केस लग रहा है। ये साहब भी अपने एक रजिस्ट्रार वो 68 साल की उम्र का बंदा जो है उसको उठा के उन्होंने रजिस्ट्रार लगा दिया है। सारे अपने जो पर्सनल स्टाफ के लोग थे उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा तो तबाह बर्बाद हो गया है 26वीं तरमीम के बाद। और जुडिशरी भी आपके सामने ही है कि किस तरह से उसका वो गिरा है, स्टैंडर्ड गिरे हैं। इंडिपेंडेंट जजेस जो है या तो वो डरे हुए हैं और घरों में बैठे हैं या जो जजेस हैं वो हमें नजर ही नहीं आते। सो इस वक्त अदलिया से तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। व्हाट्सएप तहरीक इंसाफ में इतने बड़े बड़े वकला रहनुमा हामिद खान साहब से लेकर इतने बड़े बड़े वकला रहनुमाएं वकला तंजीमें खड़ी नहीं हो रही, बार्स खड़ी नहीं हो रही। कोई बंदा एक साइड पे सारे कॉर्नर होकर नुक्कड़ में लग के खड़े हो गए कि जो हो रहा है बस ठीक है होने दे। हाँ नहीं ये तो देखिए ना मंसूर अली शाह साहब एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वो जीत गए तो वो हीरो है। अगर हार गए तो फिर भी वकला को एक नया लीडर मिल जाएगा और एक नई तहरीक का आगाज हो सकेगा। इसलिए जीत हार अब इसमें मंसूर अली शाह साहब से उम्मीद है। हामिद खान जो है वो उन्होंने बड़ा अरसा बार पॉलिटिक्स की है लेकिन अब एक तो उनकी उम्र भी सच्ची बात यह है कि वो बड़े बूढ़े भी हो गए हैं। और अब थोड़ा मैंने सुना है कि उन्हें डिमेंशिया भी हो गया है, भूल भी जाते हैं। और काफी वो अब इस हालत उनकी वो नहीं है कि वो कोई एक्टिव पॉलिटिक्स या उसको लीड कर सके। अब तो सिर्फ वो हिरस की मर्ज में मुब्तला है कि हर चीज अपने पास रखी हुई है। अदरवाइज अगर वो छोड़ दें और अपनी जगह और लोगों को आने दें तो वो बेहतर होगा। और बाकी पीटीआई के अंदर जो वकील है ये तो कॉर्पोरेट लॉयर्स है ना। इनको तो सच्ची बात है संजीदा वकील तो कोई मानता भी नहीं है। सो कॉर्पोरेट लॉयर्स को तो उस तरह से नहीं लिया जाता। सर हामिद खान साहब को भी छोड़ना चाहिए और तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा, अगर इस तरह के मामला है तो हामिद खान साहब को एक जगह पे किसी और बंदे को आगे लेके आना चाहिए वकला की जगह, ऐसे वकीलों की जगह। देखिए ना ये तो अब इमरान खान साहब ने जो सारे ही लोग लगाए हैं सच्ची बात तो ये है कि उनका कोई कैलिबर नहीं है ना ही उनकी कोई इस वक्त तो पहले हम एक बुजदार को रोकते थे अब जो है वो सारी पार्टी बुजदारों पे मुश्तमिल हो गई है। तो जाहिर है कि इनके होते हुए कितने ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगा। और इसमें तो जाहिर है बड़े लोग तो प्लांटेड हैं। मतलब ये शोएब शाहीन वगैरह का जो भी माजी जानता है वो तो जाहिर है कि देखिए ना इनको तो जानबूझ के प्लांट किया गया है पीटीआई में। और ये तो खान साहब को फैसला करना होगा कि वो इस माहौल में 17 महीने से वो जेल में है, कितना अरसा और वो जेल में रहना चाहते हैं। सर अभी तो फ्रंट फुट पे सारे जो इमरान खान के सिपाही हैं उनमें सबसे आगे तो मुज़ाकरात हो जाए, सियासत हो जाए, सबसे आगे अली बिन गंडापुर नजर आते हैं। क्या अली बिन गंडापुर भी बुजदार हैं मौजूदा दौर के? अली बिन गंडापुर ने, बुशरा बीबी ने, इन लोगों के खिलाफ जो कैंपेन्स बनाई गई हैं की गई हैं ये तो एक ऐसा ग्रुप पीटीआई के सोशल मीडिया का ग्रुप ऐसा कर रहा है जो एक्चुअली प्लांटेड है। और जो बुनियादी तौर के ऊपर ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए जेल से। और इसीलिए उन तमाम लोगों को जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए सीरियस एफर्ट करते हैं, चाहे वो बुशरा बीबी है, चाहे अली अमीन गंडापुर है, चाहे हम लोग हैं, ये उन लोगों को निशाना बनाता है। और ये बुनियादी तौर के ऊपर ये भी देखना होगा कि क्या इसके तरीके इंसाफ मुखालिफ कुव्वतों ने तो इनको इंस्टॉल नहीं किया हुआ। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर का किरदार बहुत जबरदस्त रहा है इस दौर में और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। और अगर
इमरान खान की रिहाई हो जाती है, बाकी सारे काम वो खुद ही कर लेंगे। सर 3-4 नाम लेता हूँ, ये किस सफ में गिनेंगे आप? मरवत साहब हो गए, शानदाना गुलजार साहबा हो गई, शहरयार अफरीदी साहब, आप इनको बुजदारों में गिनेंगे या तहरीक इंसाफ के फ्रंट फुट सोल्जर्स में गिनेंगे? तो ये तो देखिए ना, अभी लीडरशिप में तो है नहीं है, लेकिन शहरयार ने बड़ी जो है कुर्बानी दी है। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर शहरयार अफरीदी। जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बावजूद जिस तरह से शहरयार खड़ा रहा है, अली मोहम्मद खान खड़े रहे, ये पुराने लोग हैं सारे। अफजल मरवत साहब को मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन सच्ची बात ये है कि कई बातें तो वो भी ठीक कर रहे हैं, और मुझे तो वो हमेशा तनकीद करते हैं, बट टू बी फेयर विद कई बातें शेर अफजल मरवत जो है वो सही कर रहे हैं। इसी तरह शंदाना को भी बहुत मैं हाई रेट नहीं करता, शी इज वेरी एवरेज। सर फाइनली एक कंट्रोवर्सी कल से स्टार्ट हुई है कि इसमें अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ात के ऊपर जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ प्रोपोगेंडा हो रहा है, आप बड़ा पुराना ताल्लुक है, आप लोगों की पॉलिटिक्स इकट्ठे रही है, फिर आप लोग इकट्ठे बड़ा वक्त लग रहा है आपका। डू यू थिंक अली अमीन एट सम पॉइंट अपनी वजारत आला को बचाने के लिए समहाउ इमरान खान साहब को डिच कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। देखिए ये जो लोग हैं ना, मुराद सईद है, देखिए शिबली फराज भी मैं बड़ा उनका क्रिटिक हूँ, और बड़े मैं क्रिटिक नहीं हूँ, मुझे दुख है वैसे उनके रवैये का जो भी है, लेकिन ये लोग इमरान खान से ना, अगर आप मुझे कहें कि वो गद्दारी नहीं करेंगे, ये लोग इमरान खान के साथ रहेंगे, और जो भी है वो इनका बहुत करीबी ताल्लुक है। इसीलिए शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, ये लोग जो हैं इनको आप क्रिटिसाइज करें, कभी वो उनकी अपनी ओपिनियंस है, बातें हैं, लेकिन ये लोग इमरान खान को तो नहीं छोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर इज वन ऑफ दोज पर्सन। ये लोग इमरान खान के साथ कभी एक हद अपनी जात को मतलब इमरान खान पे तरजीह नहीं देंगे। सर फाइनली मुज़ाकरात को लेकर आज गवर्नमेंट का भी कुछ सोर्सेज से एक क्लेम सामने आ गया कि जुडिशल कमीशन तो गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रही। तहरीक इंसाफ भी आर्गुमेंट है कि अगर नहीं बनते या जुडिशल कमीशन तो भाईजान मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। सर वो जो पिशावर में मुलाकात हुई थी वहां पर कुछ चीजें कंक्लूड हुई हैं, वहां से चीजें कुछ आगे चली हैं, तो गवर्नमेंट बैकआउट कर रही है और नहीं मान रही डिमांड्स, या जुडिशल कमीशन मान लिया गया तो कहानी खत्म हो जाएगी? देखिए जाकिर बात यह है कि मैं तो थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ कि पीटीआई इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है जुडिशियल कमीशन पे, और गवर्नमेंट इतना रिलेक्टेंट क्यों है जुडिशियल कमीशन पे। लेकिन ना जुडिशियल कमीशन बनाने में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो मौजूदा जजेस हैं इनके साथ गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है जुडिशियल कमीशन बनाने में। और असल तो प्रॉब्लम यह है कि जज कौन होगा और टीओआरस कौन होंगे, कौन क्या होंगे, जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए। जुडिशियल कमीशन तो पीटीआई का है, और पीटीआई का भी इसलिए इंसिस्टेंस पे हैरान हूँ कि पीटीआई को इन जजों से फिर कोई उम्मीद है कि ये को कर देंगे। सीधी बात है, आपका एक ही नुक्ता होना चाहिए, और वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज है, जिसमें इमरान खान की रिलीज जाहिर है सबसे अहम है। आप कमीशंस बना के आप इन बुतों से क्या उम्मीद रखते हैं जो आप आजकल जज भर्ती हुए में। तो इसको पीटीआई की भी इंसिस्टेंस मुझे तो सच्ची बात है समझ नहीं, लेकिन मुझे लगता यह है कि हुकूमत अब टफ स्टैंड जो ले रही है ये पीटीआई के इस मुतालबे के ऊपर, वो कल जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की मुलाकात से यूं लगना शुरू हुआ है कि ये एक गुडी गुडी हो गए, तो इस तासुर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम जो है वो टफ स्टैंड लें और आर्मी को बैकफुट के ऊपर करें। नून लीग की जो इस वक्त जो नाकाम बनाने की मुज़ाकरात एक एफर्ट है, वो एक्चुअली फौज और पीटीआई के ताल्लुकात में कोई ठहराव ना आ जाए इस खौफ से। लिहाजा वो पूरी देखो ना, सीधी बात है, हकात शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मरियम वज़ीर आला है, और सिर्फ एक वजह से है कि फौज और पीटीआई की लड़ाई है, और तो कोई वजह ही नहीं है ना। इस लड़ाई को कोई भी तासुर जिससे ये चीज जाए कि ये लड़ाई कम हो रही है या कि नॉर्मल हो रहे हैं मामलात, पीएमएलएन के हक में नहीं जाता। लिहाजा वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये मुज़ाकरात खत्म हो। सर गुडी गुडी मामलात हो गए हैं जहां पर होने चाहिए थे, जहां पर कोशिश की जा रही थी? देखिए अगर मुलाकात हुई है तो आई थिंक इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू, और अब आगे अगर एक मैकेनिज्म को तय होता है मुलाकातों का और ये मिलते हैं, अली अमीन है, बैरिस्टर सैफ है, बैरिस्टर सैफ का भी बड़ा अहम रोल है, और ये लोग अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली ये लोग जो है मामला बेहतर कर लेंगे, क्योंकि ये स्पेशली बैरिस्टर सैफ के जो ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट से वो बड़े पुराने हैं, और
वो अहम रोल अदा कर सकते हैं। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई को भी थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। देखिए बात यह है कि या तो पीटीआई जो है वो इनकलाब ले आती ना, जी बांग्लादेश बना देती जी। और लाखों लोग जो है वो सड़क पे होते, हम्म तो फिर आप टोन डाउन ना करते। हम्म लेकिन अब सवाल ये है कि जब इनकलाब भी नहीं आ रहा, 18 महीने से इमरान खान जेल में है, हम्म दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं माइनस हो रहा, तो हम्म दोनों को एक एक कदम तो पीछे लेना पड़ेगा। हम्म। सो इज इट लाइक काइंड ऑफ सरेंडर सर? सरेंडर बाय whom? पीटीआई? दूसरों का सरेंडर नहीं है जो कहते थे हमने मिलना ही नहीं है, गद्दार है, इंतशार है, फितना है, ये है वो है। चलें, जिस किसी का भी सरेंडर हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए मामलात बेहतर हो। आगे चलें सर। सरेंडर अच्छा है, सरेंडर अच्छा है, रिट्रीट हमेशा अच्छी होती है अगर आपकी विक्ट्री यकीनी ना हो। चलें जहां पर जीत यकीनी ना हो वहां पे रिट्रीट बेहतर होती है। सर, थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सरेंडर ही अच्छा है जहां पर विक्ट्री कंफर्म ना। और फवाद साहब का ये जुमला मुझे याद रहेगा, ये वो जुमला है कि जो ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे काम आएगा, कि जहां पर आपकी जीत यकीनी नहीं है वहां पर रिट्रीट ज़्यादा बेहतर है। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, मेरे साथ होइएगा।